नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास शो नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आपको पता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को ये मास्टरी हासिल हो गई है कि कैसे जो असल मुद्दे हैं उनसे देश को पूरी तरीके से भटका कर रखा जाए और दूसरे गैर जरूरी जो मुद्दे हैं उनमें अटका कर रखा जाए। कल से एक बहुत गैर जरूरी बात पर लगातार बहस की जा रही है। बहस ये की जानी चाहिए थी कि किस तरह से आरक्षण की बात की गई है, किस तरह से 75% आरक्षण की बात जो है वो नीतीश कुमार ने की है, इस पर बात की जानी चाहिए थी। लेकिन आप ये देखिए कि कल से किस चीज पर बात हो रही है। नीतीश कुमार ने सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट पेश करने की कुछ ही देर के बाद ही राज्य में आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर दिया और वो जातिगत आरक्षण जो है उसको बढ़ाकर 65% कर दिया गया। 10% जो है ईडब्ल्यूएस के लिए पहले ही है, तो यानी कि ये टोटल जो है वो 75% हो गया। ये प्रस्ताव पेश किया गया। अब इसको लेकर बहस होनी चाहिए थी, क्या इसके लूप होल्स हैं, इस पर क्या बात करनी चाहिए, कैसे सामाजिक न्याय जो है वो आगे बढ़ेगा, इस पर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि इस जनगणना का जो सर्वे बिहार की सरकार ने कराया और फिर उसके बाद इसको नेशनल इशू राहुल गांधी ने बनाया और राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि जहां जहां हमारी सरकार बनेगी वहां वहां जातिगत जनगणना कराई जाएगी, उसके सर्वे कराए जाएंगे और उसको देश के सामने रखा जाएगा। सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की ये जो लड़ाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसको लेकर बहुत अनकंफर्टेबल हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। यही वजह है कभी इसको जाति पर बांटने की बात करते हैं, कभी इसको, अभी अमित शाह बिहार में थे तो इसको ढकोसला बता रहे थे और ये बता रहे थे कि मुस्लिमों की और यादवों की जो पूरी जो जनसंख्या है उसको बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आरक्षण और जातिगत जनगणना जो है वो एक तरह से एक ऐसी चीज है ना जो उनसे उगलते बनती है ना निगलते बनती है। आगे कुआं पीछे खाई है उनके लिए। उनकी समझ नहीं आ रहा कि मंडल 2 की ये जो पूरी सियासत है इसको किस तरह से मंदिर की सियासत से पार पाया जाए, कैसे हिंदुत्व की बात करके लोगों को फिर से भटकाया जाए, किस तरह से सांप्रदायिकरण किया जाए और किस तरह से जो उनका राष्ट्रवाद है, जो बीजेपी और आरएसएस का राष्ट्रवाद है, उसकी चाशनी एक बार फिर से किस तरह से लोगों को चटाई जाए ताकि फिर से उन्हें छला जा सके। यही वजह है कि कल बात की जानी चाहिए थी आरक्षण को लेकर। जो सर्वे कराया गया उसको लेकर विधानसभा में जो इतनी महत्वपूर्ण बात हो रही है जातिगत जनगणना के सर्वे के बाद कि कैसे भागीदारी हो सबकी, कैसे जो निचले तबके के मजबूत किया जाए। लेकिन बात किस पर हुई? जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार ने अपना बयान दिया। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा वो शायद लोगों को असहज कर सकती है। हो सकता है बेहतर तरीका उनका हो सकता था कि वो अपनी बातों को रखते, लेकिन जो बात उन्होंने कही आप उसको सिरे से गलत बता दें तो ये पूरे तरीके से गलत होगा। कही गई बात उनकी गलत नहीं, कहने का तरीका बेहतर हो सकता था। इसको लेकर इतनी हाय तौबा मचाई गई, इतना बवाल हुआ कि उसके बाद नीतीश कुमार ने माफी मांगी। उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूं, जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं मैं खुद कह रहा हूं कि मैं अपनी निंदा करता हूं। लेकिन इसको लेके देखिए कि आप कैसे सियासत की जा रही है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने खाली नीतीश कुमार को आड़े हाथों नहीं लिया इस बात पर, उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल खड़ा किया कि इंडिया गठबंधन के जो बहुत बड़े नेता हैं उन्होंने एक ऐसी बात विधानसभा के अंदर कही है जो माता बहन के पास ऐसी भाषा में उन्होंने बातें कही हैं, उनको शर्म नहीं आती है। इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने उसकी निंदा नहीं की है। कितने नीचे गिरे हुए हैं, दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। अब इसे हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। हमारे प्रधानमंत्री इस बात पर भारत की छवि खराब करने की बात करते हैं। मणिपुर की जो लड़कियां हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ, मणिपुर में क्या हो रहा है, किस तरह से उनको नग्न घुमाया गया, ना सिर्फ नग्न घुमाया गया बल्कि सरेआम उनके साथ क्या किया गया, जो रेप उनके साथ हुआ उसको दुनिया में भारत की शर्मिंदगी नहीं हो रही। कभी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। जो तमाम जो दरबारी सरकारी एंकर्स हैं जिनको टारगेट दे दिया गया है कि अब उन्हें किस तरह से मुद्दों से भटकाना है, वो सुबह से लगी हुई हैं और लगातार कल से जो बयान आया है तब से उनके ट्वीट्स आ रहे हैं, स्पेशल प्रोग्राम्स इसको लेकर किए जा रहे हैं।
कभी बिल्किस बानो को लेकर उन्होंने कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं किए, कभी उसको लेकर वो शर्मसार नहीं हुई। हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर वो शर्मसार नहीं हुई। स्मृति ईरानी जब राजस्थान की बात करती हैं और मणिपुर पर कन्नी काट लेती हैं, वो कभी इसको लेकर वो शर्मसार नहीं होती हैं। आप देखिए, हद तो एक ये हो गई कि बीजेपी के एक एमएलसी हैं निवेदिता सिंह, वो तो बाकायदा तौर पर बाहर आकर रोने लगी मीडिया के सामने। आपने कभी उनको मणिपुर की, आपने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए रोते हुए कभी आपने देखा? या हाथरस की उस बच्ची के लिए कभी आपने उनको रोते हुए देखा? या फिर बिल्किस बानो के लिए 2002 में मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ, कभी इन महिलाओं के आंसू आपने उनके लिए टपकते हुए निकलते हुए आपने देखे? तो ये आंसू कितने राजनीतिक हैं और कितने दोगले हैं, इससे आपको इसका अंदाजा हो रहा होगा। और ये जितनी भी ये महिलाओं के उत्थान की, महिला सशक्तिकरण की जितने अलंबरदार जो तमाम महिलाएं बनती हैं, वो कितनी सेलेक्टिव हैं, इससे भी आपको इसका अंदाजा जरूर लग रहा होगा। और यही वजह है कि लगातार इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। और ये एक अजीब सा हमारे समाज का एक ढकोसलापन है कि हैं जो नेचुरल हैं, जिनके बारे में बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए महिलाओं को, मर्दों को, पुरुषों को, और जहां जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके उनको एजुकेट किया जा सकता है, उनको उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करके एजुकेट किया जाना चाहिए। जब आप सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, अगर आप एक अर्बन इलाके में हैं तो आप उस तरह से महिलाओं से, पुरुषों से संवाद करेंगे। रूरल इलाके में हैं तो आप उसी तरह से वहां पर संवाद करते हैं। एक तरीके से एक तरह की बात नहीं कही जा सकती है। नीतीश कुमार ने चूंकि माफी मांग ली है, इसलिए इस बात को यही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें, लगातार इसको लेकर बयानबाजी की जा रही है। नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उन्हें नीच बताया जा रहा है और इस पर सियासत की जा रही है, क्योंकि असली जो मुद्दा है जातिगत जनगणना का, आरक्षण का, उससे पूरे देश को भटकाना है, क्योंकि यही वो दुखती रग है भारतीय जनता पार्टी की, जिस पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, नीतीश कुमार ने जब आरक्षण की जब बात की तो विधानसभा में क्या कुछ कहा, वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर या वो तमाम जो इस पर लेकर बहस हो रही है, वो बयान क्या दिया है, उस पर मैं बात नहीं करना चाह रही, वो मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये भी सुनिए कि जो उन्होंने माफी मांगी है इस पूरे बयान को लेकर, वो सुन लीजिए पहले आप। मुख्यमंत्री शर्म करे, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं। और मैं महिलाओं के पक्ष में है और जितना काम किया गया है और जितना उनके हित में काम किया गया है और जितना बड़ा काम हो गया है, अब उसके चलते जो दिया जा रहा है, आप समझिए 50 की जगह हम लोग जो 65% दे रहे हैं, ताकि अति पिछड़ा और पिछड़ा को, दोनों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये सारी बातें कर दी गई और कल एक एक चीज तय हो गया। लेकिन अब इतना बढ़िया काम किया गया, इतना बढ़िया काम कर दिया गया है, मैं इतना बढ़िया काम कर दिया हूं और इसीलिए, और आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापस करता हूं और मैं उस शब्द को वापस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन आप जान लीजिए, जो राज्य के हित में काम हुआ है, राज्य के हित में इतना बड़ा काम हुआ है, महोदय, कोई कल ही कर दिया गया है आपकी और सारे कानून। तो आपने नीतीश कुमार को सुना, कितनी सहजता से उन्होंने तमाम बातों को स्वीकार करते हुए कहा कि आप जो मेरी निंदा कर रहे हैं, मैं उसका अभिनंदन करता हूं। आपको टारगेट दिया गया होगा, जो मैं आपको पहले कह ही रही थी, और इसकी मेरी निंदा करो ताकि बहस जो है वो उस तरफ ना जाए जो कि बेमानी है, बल्कि जिस पर बात होनी चाहिए बहस उस पर जाए। इसको लेकर नीतीश कुमार ने फौरन, एक बार नहीं, सदन के अंदर, बाहर जाके, दोनों विधानसभा के अंदर और बाहर जाके दोनों उन्होंने माफी मांगी है, मीडिया के सामने भी और अंदर विधानसभा में भी। लेकिन उसके बावजूद भी इस पर बवाल किया जा रहा है। आपको पता है कि सदन में
महिलाओं के लिए क्या क्या कहा जा चुका है, सूपनखा से लेकर जर्सी गाय और तमाम तरह की गर्लफ्रेंड, 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरह की बातें लगातार कही जाती रही हैं। लेकिन कभी भी आपने देखा है कि इसको लेकर कभी किसी ने माफी मांगी हो, या फिर इस तरह से, जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातों को रखा, वो कहा हो, आप कभी नहीं देखेंगे। मैं आपको वो भी सुनवाना चाहूंगी, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। मेरे साथ 3 खास वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सुनिए, नीतीश कुमार ने जब आरक्षण का प्रस्ताव जो है वो पटल पर रखा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। बता दिए हैं तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा, लेकिन बाकी का तो 25 फ्री रह जाएगा, यानी कि पहले से जो 10% है ईडब्ल्यूएस के लिए और 65% की अब उन्होंने बात कही है, यानी कि 75%। सुप्रीम कोर्ट का ने जो एक कैप लगाया हुआ है, जो लिमिटेशन है वो 50% की है। तमिलनाडु के बाद अगर हिंदी बेल्ट की हम बात करें तो हिंदी बेल्ट में बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस तरह का प्रस्ताव रखा है। और ये जो राजनीति है, ये सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक तरह की क्रांति लाने वाली है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बेहद अनकंफर्टेबल नजर आ रही है। यही वजह है कि पूरे मुद्दे से इसको डाइवर्ट करके नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर लगातार एक हंगामा किया जा रहा है। मेरे साथ जो 3 खास मेहमान जुड़ गए उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। तो मेरे साथ शीबा असलम फहमी साहिबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, सामाजिक कार्यकर्ता और उसके साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप लगातार उनको देखते रहे हैं। जयंत जिज्ञासु हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। क्योंकि बात हम महिलाओं की कर रहे हैं, मैं सबसे पहले जयंत के पास आना चाह रही थी, लेकिन शिवा जी आपके पास मैं आऊंगी। आप नीतीश कुमार के इस बयान को आप कैसे देखती हैं? क्या आपको लगता है कि बेहतर अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता था, या आपको लगता है कि सिरे से बात ही गलत थी, विधानसभा में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और लोगों को बिल्कुल भी एजुकेट नहीं करना चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए महिलाएं एजुकेट होंगी, तालीम याफ्ता होंगी तो कैसे अपने आप ही जनसंख्या जो है वो नियंत्रण हो पाएगी, और जो पूरा प्रोसेस है उसके बारे में अगर बात की जाए तो क्या इससे शर्मसार हो जाना चाहिए, और देश की छवि कैसे खराब हो रही है जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं? बहुत शुक्रिया बुशरा जी। ऐसा है कि हम उस दौर में रह रहे हैं जहां पर हम चाहें या ना चाहें, हमारी पिछली पीढ़ी और हमारी अगली पीढ़ी दोनों साथ, तीनों पीढ़ियां साथ बैठी होती हैं और कॉन्डोम्स के विज्ञापन टेलीविजन पर आते हैं। और उसको ना ये कि वो बहुत सादगी से अपना मैसेज देते हैं, वो बहुत सेंसुअल बना करके, उसको बहुत कामोत्तेजक बना करके, और उसमें जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं उनको उस प्रक्रिया से जोड़ते हुए बता करके वो विज्ञापन बार बार हमारे आंखों में घुसता है, हम चाहें या ना चाहें। और इसको हम इसी आधार पे बर्दाश्त करते हैं कि भाई अब इससे गुजरना होगा। ये हमारे परिवारों के अंदर ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि परिवार को नियोजित किया जा सकता है, प्लान किया जा सकता है, और प्लान करने के कुछ सेफ तरीके हैं और उन सेफ तरीकों को आम फहम बनाना चाहिए, कॉमन सेंस बनाना चाहिए। तो ये तो हो गया इसके बारे में। खुद हम जेंडर स्टडीज में भी जो कुछ पढ़ते हैं, क्लासरूम के अंदर लड़के लड़कियां सब मौजूद होते हैं कॉलेजेस में, उसमें भी, और साथ ही साथ जब हम एडवोकेसी करते हैं एनजीओ के माध्यम से, तो पतियों को खासकर बुलाया जाता है कि वो इस सेशन में आए और बैठें और इस बात को समझें कि फैमिली प्लानिंग, फैमिली में बच्चों के बीच में स्पेसिंग, उनकी आर्थिक स्थिति से, उनकी शैक्षणिक और माँ की स्वास्थ्य की स्थिति से जुड़ा हुआ मामला है, और इसको कैसे कैसे कर सकते हैं आप, अनचाहे गर्भ से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उसमें पूरा एडवोकेसी में जो किया जाता है स्वास्थ्य केंद्रों पर भी और एनजीओ जो कर रहे हैं उस पर भी ये
तफसील से बताया जाता है। जो नीतीश साहब बात कर रहे हैं विधानसभा में, वो भी मियाँ बीवी के यानी कि वैध रिश्तों के, पति पत्नी के वैध रिश्तों के बीच में होने वाले संबंधों की, और कैसे पढ़ी लिखी लड़कियां अपने परिवार नियोजन में सतर्कता बरत करके इस बच्चों में स्पेसिंग कर सकती हैं, अनचाहे गर्भ से बच सकती हैं। तो इस बारे में बात हो रही। मुझे हालांकि उन्होंने माजरत कर ली है, माफी मांग ली है, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव माफी मांगी है, मतलब बहुत आगे बढ़ के माफी मांगी है। जो विरोध कर रहे हैं उनका भी स्वागत किया, बड़ा गांधीवादी अप्रोच है, या हम आप आलोचना करने वालों का भी स्वागत करते हैं। सिवाय इसके मुझे ये इसमें जरूर जोड़ना है कि जो देशज शब्द होते हैं और शब्दावली जिसको हम आंचलिक भाषा कहते हैं, वो कई बार अर्बन सेंसिटिविटीज को दूसरी तरह से हिट करती है, और उसमें ये ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरा हो गया। लेकिन आप जो पॉपुलर कल्चर है उसमें इसी क्षेत्र से आने वाले जो म्यूजिक है, जो गाने हैं, और इसके अलावा अब जो गाने बन रहे हैं, धार्मिक गाने बन रहे हैं, या मुसलमानों के विरोध के, कट्टर हिंदुओं के जो गाने बन रहे हैं, उसमें भी बलात्कार का बड़ा जिक्र है। तो ये सब अगर आप देखें तो एक संस्कृति में ये सब कुछ लोग पॉपुलर कल्चर जिसे कहते हैं, लोकप्रिय संस्कृति जिसे कहते हैं, उसमें ये बहुत ही आम फहम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे हमें सिर्फ जो काम की बात है वो एक ही निकलती है कि हमारे देश के संस्थान किस तरह से एक पार्टी विशेष के लिए काम करने लगे हैं। जिस समय मणिपुर की बेटी और माँ का वीडियो आया था जिसमें उनके शरीर के अंगों को छू छू करके, उनके साथ खिलवाड़ करके, ऊपर से नीचे तक उनको हाथ लगा करके कैमरे पर दिखाया जा रहा था, उनके लिए किसी की आंख में दर्द नहीं आया। देखिए, मैं और आप या बहुत सारे वो लोग जो उस पर, मणिपुर पर लगातार चर्चा कर रहे थे और लगातार धिक्कार रहे थे अपने समाज को कि हो क्या क्या है, हम और आप और ये पूरा कुनबा जो उस समय संवेदनशील था, वो आज भी संवेदनशील होने का नैतिक अधिकार रखता है नीतीश बाबू के कथन के ऊपर। लेकिन जो उतने जघन्य अपराध पर सेंसिटिव नहीं था, वो उसके आंख में आंसू नहीं आए, उसको बुरा नहीं लगा, और उसने अपने नेता से नहीं कहा कि अब बहुत हो गया, उसको ये नैतिक अधिकार नहीं है कि एक वयस्क सदन में जो बात की जा रही है उसको लेकर के वो रोने लगे आकर के। अगर आप मणिपुर पे नहीं रोए हैं, अगर आप बिल्किस के लिए नहीं रोए हैं, हाथरस के लिए नहीं रोए हैं, जो पहलवान बच्चियां हैं जिनके लिए आप ही की पुलिस ने ये बताया है कि चार्जशीट में कि वो बार बार यौन उत्पीड़न करता था और किस तरह से उनके शरीरों को छूता था ब्रजभूषण शरण सिंह, आपने उसके ऊपर चू नहीं की है, आपने नहीं कहा। मतलब निर्मला सीतारमन और स्मृति ईरानी से लेकर के जो हमारे कमीशन में बैठी हुई, महिला आयोग में बैठी हुई महिलाएं हैं, जो टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह पाती हैं और बहुत मोटी तनख्वाह पाती हैं, इन्होंने टैक्स पेयर का हक नहीं अदा किया। नीतीश साहब ने किसी भी तरह का गाली गलौज नहीं किया है, अब्यूज नहीं किया है। उनका देहाती या देशज या थोड़ा अनपॉलिश्ड तरीका है बात करने का, लेकिन वो पति पत्नी के जायज संबंधों के बीच में पढ़ी लिखी महिलाओं का क्या रोल है उस पर बात कर रहे थे। ना नियत गंदी है, ना विषय गंदा है। तो ये फर्क मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाएं खासकर इसको समझें कि एक तरफ जो बात हो रही है वो कालांतर से या आप देखें तो प्रकारांतर से महिलाओं के पक्ष की बात हो रही है, परिवार के पक्ष की बात हो रही है, और दूसरी तरफ मणिपुर है जिस पर बिल्कुल किसी भी तरह की सरकार की, गोदी मीडिया की, महिला आयोग की और इन सब की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये इन लोगों ने अपना नैतिक अधिकार ही नहीं रखा बचा करके खो बैठे हैं। ये क्या गाल बजा रहे हैं? बुरा भी लगे तो हम ही लोगों को बोलना पड़ेगा ना इसमें भी। जी बिल्कुल। और जो तत्परता दिखाई देती है, चाहे वो मीडिया हो या फिर विमेंस कमीशन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता हैं, उनकी तत्परता नजर आती है। जैसे ही कोई विपक्ष की पार्टी का कोई नेता हो, वो अगर किसी तरह का कोई बयान दे दे या फिर जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं उस राज्य में अगर कुछ हो जाए, वो तत्परता देखे या वो संवेदनशीलता बिल्कुल जो एक महिला होने का वो ढकोसला करती हैं, वो खत्म हो जाती है जब वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या उनके अगर ऐसा कुछ होता है या देश में अगर ऐसा कुछ होता है। जयंत, क्या आपको लगता है कि आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार थोड़े बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख सकते थे, अब उन्होंने माफी मांग ली है, या फिर ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, या फिर जो क्या आपको लगता है ये एक टारगेट दे दिया गया है कि कैसे
जो जातिगत जनगणना का जो सर्वे है या जो आरक्षण की बात जो कल विधानसभा में रखी गई कि किस तरह से इसको 65% कर दिया जाए, उसको पूरी तरीके से भटकाने के लिए एक नया पूरा ड्रामा जो है वो रचा गया है। जी, बिहार के लिहाज से तो कल का दिन बहुत ऐतिहासिक रहा और जो भी वंचित समूह के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए वहां पर एक फॉर्मूला, कर्पूरी फॉर्मूला रहा है जिसमें 20% के आसपास आरक्षण था और उसमें पिछड़े और अति पिछड़े में बांटा गया था। तो कर्पूरी जी ने जहां लाके उसको छोड़ा था उसको बढ़ा के लालू प्रसाद जी ने 14% किया। झारखंड के बंटवारे के बाद उसको बढ़ा के 18% कर दिया गया ईबीसी का आरक्षण। और अभी तो जो 65 किया गया है 50 से या 10% ईडब्ल्यूएस को जोड़ दें तो 75%, इसकी जो मांग रही है और इसको लेकर जो एक प्रतिबद्धता रही है माननीय तेजस्वी जी की, वो आरंभ से उन्होंने 3 नवंबर 2018 को भी पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन में बिहार में कहा था कि हम तमिलनाडु की तर्ज पर हम इसको 69% करने जा रहे हैं और आज उससे भी ज्यादा बिहार में हुआ है। तो इसकी जो अनुगुंज है और इसका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक महसूस किया जाता रहेगा। जहां तक माननीय नीतीश जी के प्रजनन दर को थोड़े संतुलित करने के लिहाज से दिए गए वक्तव्य का मामला है और उन्होंने बताया कि भाई पहले क्या था अब क्या है, तो मूल जो विमर्श है उसमें कभी कभी इस तरह का भटकाव जो है विरोधियों के द्वारा ले आया जाता है, कुछ जो एक चयनित प्रश्नाकुलता है लोगों की। और आप जो कह रहे हैं कि क्या बेहतर तरीके से कहा जा सकता है, एक पुरानी पीढ़ी में जिस तरह का शब्दकोश से सामना और साबका हुआ रहता है हमारे नेताओं का, कई बार उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अभी हाल ही में जो बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई उसमें 48% महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए आप देख रही हैं कि जागरूकता वगैरह उनके अंदर आए, मतलब परिवार में ही आए। पुरुषों को का ज्यादा जागरूक होना जरूरी है और महिलाएं अगर शिक्षित हैं तो थोड़ा ये जो एक वर्चस्व पुरुषों का होता है जो बहुत प्राकृतिक संबंध है स्त्री पुरुष के बीच, वहां भी तो वहां शायद महिलाओं की भी इच्छा अनिच्छा का ख्याल रखा जा सकेगा एक दाम्पत्य जीवन में। बहुत पहले 1992 में लालू प्रसाद जी ने कामकाजी महिलाओं के लिए जो माहवारी के कष्ट भरे दिन होते हैं 4-5, उसमें उन्होंने 2 दिन के विशेषावकाश, सवैतनिक विशेषावकाश का प्रावधान किया था। इटली हो, स्पेन हो, अब जाके बात करते हैं। और किसी कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट में भी ये प्रावधान नहीं किया गया था लंबे समय। तो बिहार पहला सूबा था। तो संवेदनशीलता का जहां तक प्रश्न है तो हम समाजवादी लोग उसका ख्याल रखते हैं। ये थोड़ी ज्यादा लंबी चर्चा खींच गई और प्रतिक्रियाएं जो हैं, चूंकि तफसील में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया, क्योंकि आप शिवाजी कह रही थी ठीक कि बहुत संकोच, बहुत संकुचाहट, बहुत हिचक होती है इस पर बात करने में भी। इवन जब हम किशोरावस्था में होते हैं तो हमें भी कोई बताने वाला नहीं होता है शरीर में जो परिवर्तन होते हैं और गलत सही जानकारियां मिल जाती हैं और लड़कियां और स्त्रियां तो उनका तो कोई से ही नहीं होता है इसमें। तो वो कह रहे थे कि जो 12वीं पास हैं उनकी संख्या बढ़ने से क्या हमने उपलब्धि हासिल की, अगर ग्रेजुएट महिला है तो हम उसको और कितना बेहतर कर सकेंगे। लोहिया कहते थे कि इस देश की माएं गुलाम है और जब तक उन माओं को हम आजाद नहीं करेंगे, माओं से मतलब संपूर्ण स्त्री समाज, तब तक हम उनके चेहरे की मुरझाहट को ठीक नहीं कर सकेंगे। तो नीतीश जी ने आज बल्कि बहुत विस्तार से अपनी बातों को वापस लिया है कि अगर कोई आहत हुए हैं हमारे शब्दों के चयन से या विस्तार पूर्वक उसके वर्णन से, तो ये शर्म करो की क्या बात है, मैं खुद अपनी निंदा कर रहा हूँ। तो इसका भी हमें एक तरह से कहें कि हमको उस स्पिरिट को समझना चाहिए। मेरे एक प्रोफेसर हैं जेएनयू के ही पढ़े हुए थे, लाइफ साइंस के, प्रोफेसर फारूक अली, टीएनबी कॉलेज भागलपुर में, वो एड्स जागरूकता दिवस मनाते थे और टीएनबी कॉलेज नाथनगर से लेके पूरा आप समझ ले स्टेशन रोड भागलपुर, मैंने छिट्टा में कॉन्डोम सर पर लेके और सारे बच्चे, लड़की और लड़के, वो जाते थे कि हमको ये असुरक्षित यौन संबंध से बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। तो ये तो उसका बात करनी चाहिए, वो बात करने में क्या परेशानी है।
तो ये मुझे उसको दोहराना नहीं है। तेजस्वी जी ने भी कहा कि भाई सेक्स एजुकेशन तो हम स्कूलों में अब टेक्स्ट बुक में उसको पढ़वा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि बच्चे भी जागरूक हो सके। शुरू से इसको लेकर एक संवेदनशीलता के साथ सही इल्म लोगों को हो। तो ये बहुत विचित्र सा एक विमर्श खड़ा हो गया है और मूल प्रश्न गौण हो गए हैं। इस बात का हमें अफसोस है। जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो हम जो चाहते हैं कि लोगों के बीच जाए वो एक डेविएशन हो जाता है, दुर्भाग्यजनक। बिल्कुल 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 जयंत, और यही वजह है कि एक तरह से जो भटकाने की पूरी कोशिश है, जो एक सियासत है लगातार, हम ये देख रहे हैं जब भी कोई जरूरी मसला आता है जिस पर भारतीय जनता पार्टी अनकंफर्टेबल है बात करने में, या जिससे वो पूरी जनता को, देश को भटकाना चाहती है, अटकाना चाहती है, तो इसी तरह से एक पूरा प्रोपेगेंडा गढ़ दिया जाता है। और जो जरूरी मसला है जिस पर बात करनी चाहिए, जिस पर चिंतन होना चाहिए, जिसको लेकर प्रशंसा होनी चाहिए या फिर किसी को क्रिटिसिज्म करना है वो करना चाहिए, वो सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। डॉक्टर लक्ष्मण, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बुशरा जी जी, बस मुझे एक मिनट दे दीजिए, अब फिर हम डॉक्टर लक्ष्मण को सुनते हैं, क्योंकि हम जातीय जनगणना पे डिटेल में बात करेंगे। जो जयंत ने कहा उसमें मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहती हूँ। दो चीजें हैं। एक ये कि इस देश में भाजपा के पोर्न प्रेमी जो पोर्न देखते हैं सदन में बैठ करके, उन विधायकों को या उन सांसदों के खिलाफ हमने कभी किसी भाजपा नेत्री को एजिटेशन करते नहीं देखा कि आप इस पवित्र सदन में बैठ करके पोर्नोग्राफी कंज्यूम कर रहे हैं। और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। और उनको सदन से बाहर नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ उनके खिलाफ। और ये आराम से ये लोग वहां बैठ करके, अंदर बैठ करके, और जिसको कैमरा कैप्चर कर लेता है वो देखते हैं। तो एक तो दोगलापन ये है। दूसरी बात ये है कि हमेशा, आपको याद होगा जब पहला स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तहलका का, तो पूरे स्टिंग ऑपरेशन को इस बात पे लाके पटक दिया था कि उसमें 2 महिलाओं का भी इस्तेमाल किया गया था। रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए भाजपा के चीफ, वो नगण्य बना दिया गया और इसको आगे रखा गया कि नहीं उसमें तो 2 महिलाएं भी, वो हनी ट्रैप, ये वो। तो ये बात जरूरी है। आपने जो बात कही कि जो असली मुद्दा है उसको छोड़ करके, कि जैसे जैन ने कहा कि ऐतिहासिक दिन था, उस ऐतिहासिक दिन को पोल्यूट करने के लिए, मिलावट करने के लिए, जैसे भीमराव अंबेडकर साहब की जो तिथि है उसको पोल्यूट करने के लिए 6 दिसंबर किया गया। तो ये बहुत सोच समझ के होता है और इसमें फंसना नहीं है। इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नीतीश साहब ने मामले का सारा जो जहर था, जो डंग था, वो निकाल दिया। उन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव माफी मांगी है। और पोर्न कंज्यूम करने वाली पार्टी को जरा होश संभाल के और बच के इसके ऊपर उद्वेलित होना चाहिए। उद्वेलित होने के लिए जो असली मौके हैं उस पर वो चुप रहती है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और यही दोगलापन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में वो इस तरह से कहते हैं कि इंडिया अलायंस का कि एक भी नेता ने इसकी निंदा नहीं की है, कितने नीचे गिरे हुए हैं, कितने नीच हैं, माताओं बहनों के सामने इस तरह की बातें करते हैं, दुनिया में भारत की छवि जो है वो खराब हो रही है। तो दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है नीतीश कुमार के उस बयान पर, और उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली है। उसके बावजूद भी अमित शाह बिहार में जाते हैं, जातिगत सर्वेक्षण को वो छलावा बताते हैं और उस पर कोई बात नहीं करते हैं। जातियों में कहते हैं कि बांटने की बात की जा रही है और सिर्फ गरीब ही एक जाति है। 80 करोड़ को फ्री राशन देकर उस पर वाहवाही लूटना चाहते हैं और बार बार उसकी बात करते हैं, उस पर शर्मिंदगी नहीं होती है। और पूरा एक ऐसा मसला जिस पर भारतीय जनता पार्टी की जो कि दुखती रग है, जिस पर वो बात नहीं कर सकते हैं, जिस पर वो बात करेंगे तो कितनी बुरी तरह फंस जाएंगे, उस पूरे मसले से ही पूरा भटकाव किया जा रहा है। जी शुक्रिया बुशरा जी। अब ये शर्म की बात वो लोग कर रहे हैं जो विदेश में जाकर के इस देश में पैदा होने को कहते थे कि हम कहाँ पैदा हो गए। लोग जब 60 साल तक इस देश में पैदा होते थे तो अफसोस करते थे, और ये बात विदेश में बोली गई थी। इस देश को, दुनिया को अगर शर्म करना होगा तो इस तरह की बातों पर करेगा जो बाहर जाकर के अपमान करते हैं। अब इन्होंने बोल ही दिया कि बिल्किस बानो, शिवा जी ने बोल दिया ना कि बिल्किस बानो पर बात नहीं की। आपने इंट्रो में बोला कि मणिपुर पर बात नहीं की।
चिन्मयानंद की पार्टी के लोग, जो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, उन्नाव में एक बच्ची थी, उसके बलात्कार का मामला आया कुलदीप सिंह सेंगर का, तो तब तक इस्तीफा नहीं लिया जब तक कोर्ट ने नहीं कहा। चिन्मयानंद के पक्ष में खड़े रहे, तमाम बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा लेकर, कठुआ अगर आपको याद हो तो वहां तिरंगा लेकर खड़े रहे। और शिवाजी ने भी याद भी दिला दिया कि सदन में पूर्ण देखने के बाद वो पार्टी के लोग, जो भाई जयंत ने कहा ना कि ऐतिहासिक दिन था, उस ऐतिहासिक दिन के मुख्य विमर्श को केंद्र में न रख करके, क्योंकि जाति जनगणना और वंचित शोषित तबके को मिलने वाले हक का विरोध करने का नैतिक साहस और राजनीतिक साहस बीजेपी के पास नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि न तो वो इस मुद्दे पर विरोध कर पा रही है और न इससे जो हिंदुत्व की सियासी गुब्बारा जो उसने फुलाया था, उसकी जो हवा निकाली है बिहार की समाजवादी सरकार ने, इसकी काट उनके पास दिख रही। ये कोई आज का मामला नहीं है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने वह सुई चुभोई है हिंदुत्व की सियासी गुब्बारे में, जिसे भर पाना इनके पास असंभव है। ये एक वैचारिक हमला है एक सांप्रदायिक सियासत के सामने, क्योंकि अब अगर हकदारी का सवाल केंद्र में आएगा वंचित शोषित तबके के लिए, नीतीश कुमार जी ने कल बोला था ना कि 15% और 60.5% आरक्षण उनकी आबादी के मुताबिक मिला था, तो आबादी बढ़ गई तो रिजर्वेशन देना होगा कि नहीं? तो बीजेपी के नेता सामने खड़े होकर के कह रहे थे बिल्कुल देना होगा। अब इसका विरोध तो कर नहीं सकते। आपने कहा कि ओबीसी को रिजर्वेशन, 52% आबादी मंडल कमीशन, 27% आरक्षण, तो कोटा बढ़ गया तो कोटा बढ़ाना होगा कि नहीं? बीजेपी विरोध नहीं कर सकती। अच्छा, अब बीजेपी को समझ में आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह, जिनके पार्टी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते हैं ताकि बिहार का जातिगत जनगणना रुक जाए, कोर्ट केस होता है, अब क्रेडिट लेने वहां चले गए। ये दर्शाता है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से शिकस्त पा चुकी है। इसकी काट ढूंढने के लिए उन्होंने एक बेहद उथला सा ये मुद्दा चुन लिया है। एक मैं वाकया एक याद आ रहा है। हम तमाम मुद्दों पर कई नेताओं से सहमत असहमत होते रहेंगे, लेकिन जब इस तरह की बात आएगी तो हमें कहना पड़ेगा। आज जेल में है मोहम्मद आजम खान, और 2019 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। बिहार की ही एक सांसद वो चेयर पर बैठी हुई थी, और जब आजम खान भाषण दे रहे थे तो उस समय बोला गया कि आप सत्ताधारी दल के लोग बार बार उकसा रहे थे, उनको भला बुरा कह रहे थे। सदन में क्या क्या हो रहा है, नारे लग रहे हैं सांप्रदायिक, सदन में गालियां दी जा रही हैं, आतंकवादी कहा जा रहा है, इस पर कभी किसी को रोना नहीं आया। अब ये जो रोना है कितना सेलेक्टिव है। और एक मुख्यमंत्री जिसकी नियत साफ है, बिल्कुल क्लियर नियत है कि लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो एक निहायत निजी स्पेस में भी अपना डिसीजन लेने की बात करती है। नीतीश कुमार जी ये कहना चाह रहे थे। उनकी शैली, उनकी भाषा, मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी हूं और मुझे पता है कि भाषा की शैली की पूरा का पूरा विश्लेषण उस कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए जहां वो बोली जा रही है, उसका मकसद क्या है। और प्रसंग से काट करके वहां पर इसी तरह से मोहम्मद आजम खान को फंसाया गया, जब उन्होंने कहा कि हम तो आपकी ही तरफ देख रहे हैं, आप बहन है हमारी, लेकिन उस पर उनसे माफी मांगना और जलील करना। तो भारतीय जनता पार्टी, बुशरा जी, असल बात यह है कि अब तक तमाम राजनीतिक चुनौतियां तो झेल रही थी, इंडिया गठबंधन के चलते एक राजनीतिक चुनौती उसके सामने थी कि जनता नाराज है और गठबंधन करके लोग एकजुट हो गए, अब इसकी काट कैसे ढूंढें। लेकिन समाजवादी सरकार बिहार की, उसने एक वैचारिक चुनौती बीजेपी के सामने पेश कर दी जिसकी कोई काट बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए शिवाजी की इस बात से मैं सहमत हूं। 6 दिसंबर को बाबा साहब की रुखसती का दिन था और उसी दिन को चुना गया बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए, उसको हमला करने के लिए, ताकि जलील किया जाए बार बार बाबा साहब। और मिटा पाए क्या बाबा साहब को?
आज भी 6 दिसंबर याद किया जाता है बाबा साहब के दिन के रूप में। तो ये दिन बिहार के इतिहास के रूप में, इस देश के वंचित शोषित लोगों को हक दिलाने के रूप में याद किया जाएगा। और रही बात राजनीतिक नैतिकता की, आज तक रमेश पिथोड़े ने माफी नहीं मांगी है, और नीतीश कुमार का समाजवादी संस्कार है कि आज सदन में खड़े होकर उन्होंने माफी मांग ली कि अगर हमारी बात से कोई आहत हुआ है तो हम माफी मांगते हैं और अपना शब्द वापस लेते हैं। और इस तरह का न तो नैतिक साहस बीजेपी के पास बचा है, न तो वो अपने गुनाहों को मानते हैं, और माफी मांगना तो दूर की बात। इसलिए हमें नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव की सरकार को उस ऐतिहासिक दिन की बात पर पूरी तरह से साथ खड़े होना चाहिए। बाकी ये बीजेपी का ट्रोल आर्मी का मामला है, ट्रोल आर्मी पीछे होगी तो सदन में खड़े होकर ट्रोलिंग हो रही है, और कुछ नहीं। शुक्रिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है ट्रोलिंग हो रही है, और ट्रोलिंग में जो सो कॉल्ड जो उनके पिट्ठू हैं, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो सब भी पूरी तरीके से लग गए हैं। खासतौर पर महिला जो पत्रकार हैं उनको आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ चढ़कर वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। जो महिला सांसद हैं उनको आप देख लीजिए, विमेंस कमीशन को आप देख लीजिए कि किस तरह से सेलेक्टिव होकर वो अपना नैरेटिव रखता है। मैं शिवा जी आपके पास आई, उससे पहले जयंत आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बिहार की सरकार ने पहले जातिगत जनगणना करवा के उसके सर्वे को सार्वजनिक किया, और एक नई बहस जो है वो पूरे हिंदुस्तान में हो गई, उसके बाद राहुल गांधी इसको लेकर अब बार बार एक तरह से नेशनल पूरा इसको एक इशू बनाया गया, और कहा गया हर जगह कि जहां जहां हमारी सरकार आएगी वहां वहां हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उसके सर्वे को हम सार्वजनिक करेंगे, और अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनती है तो नेशनल वाइड कराया जाएगा। और अब उसके बाद ये आरक्षण, क्या आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है मंदिर के अलावा कि वो जिस पर 2024 में एक बार फिर से जनता के बीच में जाकर वोट मांग सके? क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरह से अभी इलेक्शन की रैलियों में बयानबाजी हो रही है, जहां पर सिर्फ कांग्रेस को कोसा जा रहा है, आज इंडिया गठबंधन की उसमें एंट्री हो गई है, जब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आपका बेटा आपको राशन देगा, यानी कि 80 करोड़ लोग और 5 साल तक इसी तरीके से गरीब रहेंगे, 5 किलो राशन पर डिपेंडेंट रहेंगे। वो तर्कश के जो सारे तीर थे वो छोड़ दिए गए हैं। क्या आपको लग रहा है ये आखिरी हो सकता है आरक्षण पर लेकर वो कोई बात करते? उसमें भी अब आगे नीतीश कुमार और बिहार की जो गवर्नमेंट है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, वो आगे बढ़ गए हैं, और अब उनके पास कुछ भी रहा नहीं है कहने के लिए कि वो करेंगे तो क्या करेंगे आगे। बिहार सरकार द्वारा जो जारी किए गए शैक्षणिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, वे बहुत सारे सवालों और बहुत सारी भ्रांतियों का जवाब देने में सक्षम हैं। अब तक एक बहुत ही फालतू किस्म का भ्रम फैलाया जाता रहा कि जो 3743 जातियां हैं मंडल कमीशन में शामिल, उनमें से कह दिया गया कि 3-4 डोमिनेंट कास्ट्स हैं और वे जो हैं शेष जातियों की हकमारी कर रहे हैं। तो अब तो बता दिया गया भाई कि 1.5% सरकारी नौकरी में है, जिसको आप सबसे ज्यादा लठैत और पता नहीं डोमिनेंट क्या क्या टर्म एकेडमिया में भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है याद होगा। 14% आबादी के सिर्फ 1.5% लोग जो है सरकारी नौकरी में। तो एक तो अब वो माने बहुत मशक्कत के बाद जाति के बहुत बड़े समूह के जमात में मुश्किल से बने वर्ग को लड़ा नहीं पाएंगे। सब लोग जान रहे हैं कि भाई कौन ओवर रिप्रेजेंटेड है, कौन अंडर रिप्रेजेंटेड है, और इसी डर से वो अब तक इसको नहीं ला पा रहे थे, नहीं करवा पा रहे। भारत की कोई सरकार नहीं करवा सकी। तो ये बिहार पहला सूबा है जिसने सिर्फ कंडक्ट ही नहीं करवाया बल्कि ससमय इसके आंकड़े भी जारी किए, और आंकड़े को तो कोई हम लेबोरेटरी में बंद नहीं रखेंगे, तो उसका जो हासिल हो सकता है उसको भी हमने लोगों के बीच लाकर दिखाया कि हम दरअसल लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को और मजबूत करने के लिए हम ये सब पॉलिसी बनाएंगे, हम ये सब प्लानिंग लेकर आएंगे, और काम शुरू हो गया। अब आप देखिए कि ये बिहार में जो 1 से 5 तक की शिक्षा थी, मैं शैक्षणिक स्थिति की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ 22.67% आबादी के पास है। 6 से 8 तक की तालीम हासिल की हुई आबादी सिर्फ 14.33% है। 9 से 10 तक की शिक्षा सिर्फ 14.71% के पास है। 11 से 12 तक की शिक्षा 9.19% के पास है, और जो स्नातक हैं ग्रेजुएट वो सिर्फ 7% आबादी है।
सारे जाति समूह की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या इस देश में विश्वविद्यालयों की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, कॉलेज की संख्या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ कि मौजूदा केंद्र सरकार ने कितने नए विश्वविद्यालय, जबकि आजादी के बाद बिहार में सारे मुख्यमंत्री मिलकर ने जितनी यूनिवर्सिटी नहीं खोली होगी उतनी अकेले लालू प्रसाद जी ने 6 और एक राबड़ी जी ने, मौलाना मजहरूर है, अरबी फारसी विश्वविद्यालय। तो हम कहें जब संस्थान नहीं बनाओगे तो राष्ट्र कैसे बना लोगे? तो तेजस्वी जी यही कह रहे हैं कि भाई हम लोगों का एक ही मकसद है, इसका कोई राजनीतिक कोई चुनावी ये नहीं है। हम चाहते हैं कि 1990 से पहले जो बिहार की बदतर स्थिति थी गरीबी के मामले में, अब देखिए दलित समुदाय में 71.14% लोग गरीब थे, आदिवासी समुदाय 72.11%, लेकिन 2011 में स्थिति कितनी बेहतर हुई है कि दलित समुदाय में अब सिर्फ 51% लोग गरीब हैं, आदिवासी में 56%, और मैं पिछड़े अति पिछड़े का और सामान्य जाति समूह का आंकड़ा इसलिए नहीं कि वहां जातिगत बार गणना होती नहीं थी। तो 2023 में ये स्थिति यह है कि दलित की गरीबी घटकर 71% से, जो 1990 से पहले था, 42.93 हो गया है। आदिवासी 42.70% लोग गरीब हैं, अति पिछड़े 33.58%, पिछड़े 33.16% और सामान्य कोटि के लोग 25.09%। तो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी बढ़ाने की जो समाजवादी संकल्पना है उसको अमली जामा पहनाने का काम यशस्वी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और सबसे अनुभवी और लंबे समय तक, श्री बाबू से भी ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता नीतीश जी के सहकार से हम लोग संभव बना पा रहे हैं। आज इस आंकड़े के आने के बाद दलितों का आरक्षण बढ़ाकर 20% किया गया है, ये मतलब फैसला हुआ है, प्रस्ताव पेश किया गया है, और आदिवासियों का 1 से बढ़ा के 2% और पिछड़े अति पिछड़े का बढ़ाकर 43%। तो ये तो मैं समझता हूं कि हर लिहाज से एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट मैं कहूंगा सरकार की ओर से, और बिहार के समस्त जाति समूह के लोगों को बधाई। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और 7 नवंबर 1990 का दिन आप याद कीजिए, 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा वीपी सिंह जी ने की। 3 महीने के अंदर सरकार गिराने की पूरी साजिश भाजपा वालों ने रची और विश्वास मत को लेकर आए थे वीपी सिंह जी। और 7 नवंबर को ही, जो कल का दिन था, हम लोगों के नेता, समाजवादी नेता रहे शरद जी ने कहा था कि हम यहाँ कोई हमेशा के लिए राज करने नहीं आए हैं, हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हमने कर दिया। तो बिहार सरकार ने जिस उद्देश्य से लोगों ने चुना वो काम कर दिया है, और आने वाली तारीख में इसकी मिसाल दी जाएगी। छोटा मोटा काम नहीं, अरे आपने प्रतिनिधित्व बढ़ाया और उसके पूरे जीवन से जुड़े हुए हर पहलू को सामने रखा कि भाई लैंडलेस लोग कौन है, हम किन के लिए क्या करेंगे। 94 लाख परिवार के पास कोई नौकरी रोजगार नहीं है तो 2-2 लाख रुपया देंगे, और ताकि वो भी आत्मनिर्भर बन सके। इनका तो फालतू का आत्मनिर्भर भारत का नारा, हम लोग सच में वो काम करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि काम की बात ही नहीं है, हम करने की कोशिश करना है, उसका कोई जवाब नहीं है। सांप्रदायिकता उसका जवाब नहीं हो सकता, लोग समझ गए हैं इस बात। और आपने जो कहा कि हम 5 साल तक बढ़ाने जा रहे हैं ये अनाज, 5 किलो अनाज, ये कौन दिया था? ये देवेगौड़ा जी की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, और हम लोगों की पार्टी के जनता दल के मंत्री थे फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर देवेंद्र प्रसाद जी। देवेंद्र यादव का लाया हुआ है लाल कार्ड पीला कार्ड। और उस समय मधु दंडवते साहब थे प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे वीपी सिंह समय में, मोरारजी के समय में वो रेल मिनिस्टर भी थे। कहा कि भाई हमारे देश में अगर गरीबों की संख्या इतनी है तो ये कोई गर्व करने की बात नहीं, शर्म से माथा झुकना चाहिए। अगर 5 साल तक और आप बढ़ा रहे हैं तो आपने किया 10 साल के अंदर में? तो ये गुर्बत गारत मिटाने के लिए तो आपका कोई कंसर्न ही नहीं है। होता है ना कि हम आनंद लेने के लिए 10 साल के लिए आए थे, हम आनंद ले रहे हैं, हमें क्या इस देश से मतलब है? इस देश को बनाने में योगदान नहीं है, रचनात्मकता से कोई लेना देना नहीं, विध्वंस इसके मिजाज है। बिल्कुल, और यही वजह है। देखिए आपके कितने फख्र से कहते हैं आपका भाई परिवार जन मेरे, और आपका भाई जो है एक बार फिर से आपको 80 करोड़ जो लोग हैं उनको 5 किलो अनाज जो है वो 5 साल तक और देगा, यानी कि उनकी किस्मत नहीं बदलने वाली है। और कहीं ना कहीं वो ये भी बता रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, और जो देश की आर्थिक स्थिति अगले बदलने नहीं वाली है। वो भले ही हसीन ख्वाब आपको 2047 के दिखा रही हूं, लेकिन अभी 2023
2019 में क्या कुछ देश में हो रहा है, बेरोजगारी और महंगाई, और किस तरह से अल्पसंख्यकों पर और किस तरह से SC/ST पर किस तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं, उसकी बात वो नहीं करना चाहते हैं। क्या शिवा जी, अब प्रधानमंत्री मंचों से जाकर क्या ओबीसी की बात कहकर वोट ले पाएंगे? अभी तेलंगाना में इलेक्शन है और अभी वहां पर वो गए हुए थे, और उनका मैं एक ट्वीट देख रही थी जिसमें ट्वीट में वो आखिर में उन्होंने लिखा हुआ था 2014 में जब वो वहां पर गए थे तो ओबीसी पीएम के तौर पर बहुत बड़ा वेलकम वहां किया गया था, क्योंकि उन्हें पता है कि तेलंगाना में एक बड़ी तादाद जो है वो ओबीसीज की है, एक बड़ी परसेंटेज ओबीसीज की है। लेकिन जब आप जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं या आप उसको अमित शाह उसको छलावा बताते हैं या आप उस पर खुलकर बात नहीं करते, उस पर बांटने की आप बात करते हैं और सिर्फ गरीब ही एक जाति आप कह देते हैं, तो क्या वाकई में आप अपने आप को ओबीसी बताकर एक बार फिर से लोगों को छलेंगे? 2014-2019 में तो आपने ये किया है। या आपको लगता है कि राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के दल के जो नेता हैं जो बार बार ये बात कह रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी अकेले हैं जो बहुत ज्यादा मजबूती से इस बात को कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे और सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी को लेकर एक बार फिर से एक नई तरह की बहस उन्होंने छेड़ दी है? बुशरा जी, ये बहुत दिलचस्प है और सबको साधुवाद कि इस दौर में जब हिंदू मुसलमान की नफरत से उनको लगा था कि उन्होंने जंग जीत ली है, ऐसे में बहुत पढ़ा लिखा समझदार वर्ग ओबीसी समाज से, SC/ST समाज से सामने आया है और वो अब पूरे देश के लिए एजेंडा सेटिंग कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट्स में उनको यह मौका मिला है कि वो जैसा चाहें अपना आदर्श राज्य रचना चाहें वो रचें, और तेजस्वी साहब और नीतीश साहब ये कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। ओबीसी का जो आइडेंटिटी का सवाल है, देखिए आरएसएस का दिया हुआ, चाहे ओबीसी हो, आरएसएस का दिया हुआ SC हो या ST हो, वो एक वही काठ का हत्था होता है जो कुल्हाड़ी में लगा होता है, उसी तरह की काठ को काटने के लिए। शायद पहले भी मैंने ये बात कही थी कि काठ के हत्थे से ये कोई ना समझे कि ये जंगल बचाने आया है, ये कुल्हाड़ी काटने ही आई है, उसी लकड़ी को काटने आई है जिस लकड़ी का हत्था इसमें लगा है। ओबीसी का सवाल है, चाहे आप राष्ट्रपति का मामला आप देख लीजिए, जब दलित राष्ट्रपति थे कोविंद साहब, जब ट्राइबल राष्ट्रपति आई, उन दोनों का सम्मान किस तरह किया जाता है ये भी आपको पता है। तो आरएसएस के दिए हुए जो मोहरे हैं किसी भी जगह से, और उसमें मुसलमान भी आप शामिल कर लीजिए, तो ये जब जो आरएसएस से आता है वो आरएसएस का काम करने आता है, और वो काम उस तरह का होता है जैसे हम कहते हैं हर टीम में एक खिलाड़ी नाली से गेंद निकालने के लिए होता है कि भाई इसका इस्तेमाल सिर्फ इसी में किया जाएगा कि जब हमारे ऊपर आरोप लगेगा कि आरएसएस मुसलमान विरोधी है तो मुख्तार अब्बास नकवी बयान देने आ जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का मामला है, तो इसके भ्रम में पड़े बगैर, और अगर इतना ही दर्द है तो फिर आप इनसे ज्यादा ओबीसी का भला कर सकते हैं। इस देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है। आप तो जनगणना कराते हैं, टैक्स पेयर के पैसा लगाते हैं, टैक्स पेयर को बताते नहीं रिजल्ट निकला, तो आप ये आपके हाथ में था, आपने इसको नहीं होने दिया। अच्छा, फिर जो आपकी अपनी पार्टी है बिहार में, वो क्या कह रही है? जो वो कह रही है या तो फिर उन्हीं से कहिए तुम इस्तीफा दे दो सबसे पहले, तो वो भी नहीं है। यहाँ पर ये जरूरी है कि हम अपने पूरे डिस्कोर्स में ये बात भी ध्यान रखें कि लेटरल एंट्री में जो नियुक्तियां हुई हैं उनका कास्ट कैरेक्टर क्या है और उनका ओवरऑल डेमोग्राफिक, उसमें जेंडर को भी शामिल कर लीजिए और कास्ट कैरेक्टर को शामिल कर लीजिए कि लेटरल एंट्रीज में कहाँ से लोग लाए जा रहे हैं, किन कॉर्पोरेट से आ रहे हैं, किन कॉर्पोरेट्स के गुर्गे चमचे मातहत नौकर आकर के नीतियां बनाएंगे और नीतियां बना के सारा कुछ समेट के चले जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात ये है कि जब आपने आरक्षण को की वो सारी लिमिट खत्म कर दी और आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान ये साफ कहता है कि हिस्टोरिकल जो असमानताएं हैं, ऐतिहासिक तौर पे जो असमानताएं और हाशियाग्रस्त और वंचितताएं हैं उनके आधार पे दिया जाएगा। आपने उसमें जबरदस्ती आकर के ये 10% का जोड़ दिया, तो अब तकलीफ किस बात की है आपको? आप ही ने उसको लांघा ना, उसको आगे बढ़ाया। जो मर्यादाएं उस समय से सेट की हुई थी, आपने उसको जब उसमें मिलावट की तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। और तीसरी बात यह है कि ये जो कट्टर हिंदू बनाने का इन्होंने प्रयोग किया था ओबीसी, दलित और आदिवासी को, उसमें अब इनको लग रहा है कि अब उसकी फूट निकल गई है। अब ये कैसे
कहेंगे कि नहीं कांवड़ में जाओ और अपने लिए रोजगार ना मांगो। तो ये जो फर्क है कि दलित ओबीसी कांवड़ के लिए बना है, हमारे बेटे जय शाह जो है वो चेयरमैन बनने के लिए, बीसीसीआई हेड करने के लिए बने, जो सबसे ज्यादा पैसे वाली बॉडी है सारी दुनिया में क्रिकेट की। तो ये जो जय शाह का और कांवड़ के ओबीसी लड़कों का जो विरोधाभास है, अब जो नौजवान विचारक पैदा हो गए हैं ओबीसी दलित और एससी एसटी समाजों में, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये हारी हुई जंग है उनके लिए। कुछ भी हो जाए, पूरा कैरेक्टर 2024 का बदलने वाला है। जो कल हुआ है विधानसभा में बिहार की, इसको वो संभाल नहीं पाएंगे। इसमें बैंडेड प्रणाली से इलाज नहीं चलेगा, इसमें डीप ऑपरेशन करना पड़ेगा उनको खुद को। जी जी बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने यहाँ पर कही हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण से मेरा आखिरी सवाल, डॉक्टर लक्ष्मण मेरा आपसे सवाल ये है कि अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं और जिस तरह का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर सेट कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में, उसके प्रोपेगेंडे में वो दम है कि वो 80% को जो कंसोलिडेट करने की वो बात करती है, ये तमाम बातें कहने के बाद, जातिगत जनगणना को लेकर एक नई बहस छिड़ने के बाद भी, क्या अभी भी आपको लगता है कि उस तरफ ले जाया जा सकता है देश को, देश की जो मेजॉरिटी है उसको? क्या हम इस तरह की बहस में, क्या हम भारतीय जनता पार्टी को कहीं कम आंक रहे हैं? आप अनम्यूट कर लें। जी देखिए, विमर्श का धरातल कैसे बदल रहा है, और बिहार सरकार पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे इसलिए भी इसका श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने सियासत की पिच बदल दी है। अब तक बीजेपी अपना एजेंडा सेट करती थी, लेकिन अब कैसे देखिए एजेंडा सेट किया इन्होंने, और 2 एजेंडा सेट किया। केवल जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाना नहीं है, रोजगार देने का एक शानदार काम। पिछले 1 साल में तकरीबन 5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं। और उस नौकरी देने के इवेंट के समय तेजस्वी यादव का एक बयान कि आज जब देश में त्रिशूल और तलवार बांटा जा रहा है, हम कलम बांट रहे हैं, हम नौकरी दे रहे हैं। ये है वो धरातल चेंज करना, वो अपनी पिच जो इस देश के जिसके भी जहन में संविधान होगा, जिसके भी जहन में इंसानियत का न्यूनतम तत्व भी होगा, वो ये समझेगा कि अमृत काल के भारत को कलम और किताब की जरूरत है, शिक्षा रोजगार की जरूरत है। पाखंड के बिना एक किस्म का धर्म जो कबीर वाला था ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो पहले भी था बीजेपी के बाद भी रहेगा। वो एक भारत एक धार्मिक मिजाज का देश है, लेकिन वो पाखंडियों का देश नहीं है, ये मेरा कहना है। और बीजेपी असल में धार्मिक नहीं बनाती, वो धर्म के उन्माद के जरिए एक बहुत बड़ी आबादी को, जिसे शिक्षा नहीं मिली और वो चेतना संपन्न नहीं हो पाया, उसे रोजगार नहीं मिला, तो उसके हाथ में काम नहीं है, तो एक अशिक्षित और बेरोजगारों की भीड़ तैयार की गई, जिसका फायदा बीजेपी उठाती है। तो मैं ये कहूं कि बीजेपी बिल्कुल शिकस्त पा जाएगी तो शायद ज्यादती होगी, ये निष्पक्ष विश्लेषण नहीं होगा। अभी भी इस देश में एक बड़ी आबादी है जो शायद अभी इन बातों की अहमियत को नहीं समझती है, और बीजेपी को इसीलिए लगता है कि 5 किलो मुफ्त की रेवड़ी, मैं रेवड़ी कह रहा हूं, ये 5 साल के लिए बांट दिया जाए, क्योंकि उसे पता है कि इसके नाम पर उसे वोट मिलेगा। अब जनता यही नहीं समझ पाई कि ये तुम्हारा ही पैसा है भाई, आपका पैसा दिया सलाई खरीदने से लेकर के जो कुछ भी खरीदते हैं उसका इनडायरेक्ट टैक्स रहता है, और सरकार की जिम्मेदारी है। जयंत ने भी बता भी दिया कि पहले की सरकारों ने किया है। पहले की सरकारें कुछ चीजों को शर्म से करती थी, अब इस पर डंका पीटा जा रहा है। मैं एक प्रतीक का इस्तेमाल करता हूं कई बार इन चीजों को समझने के लिए। कोविड काल में जब ताली बजवाई गई, तो शायद इस देश के निजाम ने, जिल्ले इलाही ने एक टेस्ट लिया था कि जरा देखें इस देश में जनता का जो सामान्य विवेक है उसका स्तर क्या है। अब लोग घर फूंक करके तमाशा देखने लगे, तो उसे ये लगा कि इसकी बहुत बड़ी आबादी तो अभी मतलब नागरिक बोध से लैस ही नहीं हो पाई, तो उसको हम बड़ी आसानी से धर्म के नाम पर बरगला सकते हैं। कांवड़, अब जैसे यूपी है, मैं तो यूपी से आता हूं,
अब यूपी में आप कापड़ ढोने जाएंगे तो हेलीकॉप्टर से आपके ऊपर फूलों की बारिश होगी। और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से शिकार 6800 शिक्षक ये कहने जाएंगे कि कोर्ट ने कह दिया है हमें नौकरी दे दो, उनके ऊपर लाठी बरसाई जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा। तो ये विमर्श है। मुझे ये कह देना कि अब बीजेपी बिल्कुल शिकस्त पे चली गई है, असल में बीजेपी इतनी अनैतिक पार्टी है कि वो कुर्सी पाने के लिए किसी भी किस्म की खराब चीज कर सकती है। 2019 का चुनाव याद है, केवल डर उसका है। और देश की थोड़ी सी आबादी जो अभी शायद जागरूक और सजग नहीं हो पाई है, हो सकता है वो अभी इनके छलावे में रहे, वरना इस देश की बड़ी आबादी तेजी से जागरूक हो रही है अपने उसूल, अधिकार, शिक्षा, रोजगार, हक अधिकार के लिए। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बीजेपी के सामने चुनौती है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं तो उन्हें फिर से दिक्कत हो रही है कुर्सी के जाने की। जी बिल्कुल, वो असहजता जो है वो जी जयंत जी। मैं ये कह रहा था कि जो हमारे आबरूए सियासत हैं लालू प्रसाद जी, उनका पूरा कार्यकाल इस जतन में गया कि हम कैसे अमन चैन कायम रख सकें। बिहार लगातार दंगों से उलझता झुलझता रहा और उस पीरियड में भी, उस कोलाहल भरे समय में भी वे क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देते थे। इसीलिए 94 में सरकारी शिक्षकों की बहाली जो उन्होंने की बीपीएससी के जरिए की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, और आपको 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली देखने को मिल रही है। लंबे अरसे के बाद फिर से बीपीएससी ने उस एग्जाम को कंडक्ट कराया और फिर 70,000 और फिर धीरे धीरे लगभग 1.25 लाख फिर से। तो तेजस्वी जी का जो ये मॉडल है वो यही है कि हम नई नस्ल को जो है वो रोशन ख्याल बना सकें और वही कल को यूनिवर्सिटी में दाखिल होंगे और वही फिर संजीदा नागरिक बन पाएंगे। तो हमारी चुनौती इस समाज को तकसीम से उबार कर, और जो ये लोग विश्व गुरु का दावा करते हैं वैसी कोई हमारी खोखली दावेदारी नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि समाज में बराबरी का सपना जो है वो सफलीभूत हो। और अभी जो ये कंडक्ट कराया गया है, ये कास्ट बेस्ड सर्वे, उसका यही हासिल है कि देश में तेजी से वैमनस्य खत्म हो और लोग कंधे से कंधा मिलाकर सर्वांगीण विकास की ओर बिहार को उन्मुख करा सके। कल तेजस्वी जी की यौम पैदाइश भी है, तो हम उनके इस ऐतिहासिक मकाम पर बिहार को पहुंचाने के लिए मुबारकबाद भी देना चाहते हैं। और ये जो तेजस्वी जी और नीतीश जी की एक बड़ी शालीन जोड़ी है, वो बिहार के हित में इसी तरह से काम करती है। यही हमारे काम है। जी बिल्कुल। और यही वजह है कि देखिए अभी फिलहाल एक तरह से एक नजरियाती जो जंग है वो भी देखने के लिए मिलती है। एक जिस तरह से एक सियासी नजरियाती जंग है वो देखने के लिए मिलती है। और यही वजह है कि ठंडे बस्ते में जातिगत जनगणना और इस पर लेकर जो बहस है हमने बिल्कुल 9-9.5 सालों में हमने कहीं देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन अब फिलहाल कुछ महीनों से ये एक तरह से जब से उजागर हुई है और जब से इस पर बात हो रही है, वो जाहिर सी बात एक उम्मीद जरूर देती है सामाजिक बराबरी की और सामाजिक न्याय की। बहुत जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही है शिवा जी? आपने इतनी खूबसूरत बात कही इस नजरियाती जंग की। बस इसमें ये जोड़ना है कि भारत आदी हो चला था कि खबरें ये हैं कि अडानी को ये दे दिया गया, अंबानी को ये दे दिया गया, हवाई जहाज भी गया, रेलवे का स्टेशन भी चला गया, कोयला भी चला गया। इसके बरक्स ये जो सियासत बिहार से शुरू हो रही है, जिसमें जो सियासत, जो गवर्नेंस आम आदमी के लिए होना चाहिए, और इस तरह ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि किसी पाकिस्तानी को दे दिया गया आरक्षण। अरे भाई, अपने लोग हैं, अपने भाई हैं, अपना खून है, अपनी हड्डी है, किस लिए इतने परेशान हो रहे हो? तो ये साबित करता है कि ये जो वर्टिकल जो हमारी हैसियतदारी बताई गई है मनु संहिता में, वो स्टेटस को कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं हॉरिजेंटलाइजेशन ना हो जाए, सबका वर्टिकल बनी रहे। इसके लिए जो दर्द है वो दर्द निकल के आता है। लेकिन हम सब लोग तैयार रहें कि हिंदू मुस्लिम की सियासत बढ़ाई जाएगी, उसका बर्नर थोड़ा और खोला जाएगा कि ये जो सामाजिक न्याय है ये उसमें दब जाए। तो दर्शकों को भी और आप हम सबको भी इसमें सतर्क रहना है। और बुशरा जी एक प्रोग्राम इस पर जरूर करें और एंकरानियों को और बीजेपी नेत्रियों को बुलाएं और उनसे बात करें कि जो नीतीश साहब का जो बयान है, हम बात उस पर करेंगे। जब वो आ जाए तो उनसे बात करें कि जब मणिपुर हुआ था तो आपने क्या क्या किया था। ये एक कर लीजिए, एक व्हाइट पेपर चाहिए हम लोगों को इसके ऊपर। जी जी, मैं यही से सूबे में 4.5 लाख नौकरी एक साल में, दुनिया के इतिहास में आप उठाकर देख लीजिए, सरकारी नौकरी
शायद कहीं दी गई, अगर दी गई हो तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपनी सूचना को और थोड़ा समृद्ध करना चाहता हूँ। इसका मतलब किया जा सकता है। यूपी के लड़के लड़कियां, यूपी के लड़के लड़कियां, यूपी के लड़के लड़कियां आकर के नौकरी पा रहे हैं बिहार में, शर्म नहीं आ रही महाराज को। और जी, बुशरा और जी आप बस यही लाइन है कि नौकरी वाले मुद्दे पर आप विरोध कर नहीं पाएंगे नीतीश कुमार तेजस्वी का, जाति जनगणना पे विरोध कर नहीं पाएंगे इनका, तो अब एक मौका मिल गया ये छिछली सियासत करने का, ये खुद बीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार ने माफी मांगकर और जिस बेहतरीन अंदाज में और सहजता से उन्होंने वो माफी मांगी है, बिल्कुल एक गांधीवादी अंदाज में, मुझे लगता है ये मामला बहुत ज्यादा, वो कितना भी उसको करने की कोशिश करें बहुत तूल नहीं पकड़ेगा। अभी सुपारी दी गई है, एक दो दिन आप देखेंगे पूरे गोदी मीडिया पर इस तरह की बहस आप देखेंगे, वो थोड़ा चलेगा, नैरेटिव बता दिया गया है उनको क्या करना है, तो वो सब चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें उफान आप देखेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। आप लगातार डीबी लाइव की जो वीडियोज हैं उनको देखते रहिए, सराहते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करिए, मेरे प्रोग्राम को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि लोगों को भी जो निष्पक्ष पत्रकारिता है, जो असली मुद्दे हैं, उससे वो अवगत रहे। नमस्कार।